हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज बिहार पुलिस की एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्लास नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको टोटल लगातार 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, लास्ट में बताएंगे कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, और इस क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सभी क्वेश्चन में टाइमर लगे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोला। सबसे पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, तो 5 सेकंड के अंदर में आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो आप मिलान करते चलिएगा, आंसर बताते चलिएगा, और कैसा लगेगा वीडियो बताइएगा, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है, तो आपका टाइम हो चुका है समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किसमें है, किससे है, यानी किस खेल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है ना। चलिए, तो 5 सेकंड का टाइम है, सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इतने देर में आंसर जरूर बताएगा, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आपका टाइम होता है समाप्त, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो संतोष ट्रॉफी से संबंध है, जो किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। चलिए, अब फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी किस देश से भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया ये बताना है आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। चलिए बताइए। तो एक टाइप का ये क्यूज भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए 4 5, ठीक है। तो आपका टाइम हुआ समाप्त, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटिश संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोल रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए आप 5 सेकंड में। चलिए 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड जो कि आपका लास्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है वो कब लागू किए गए थे, तो 1949 में। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, वियना, वाशिंगटन। तो कहाँ आंसर है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका टाइम हुआ समाप्त, ठीक ना, टाइम खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, वियना, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, इसकी राजधानी है वियना। तो यहीं पर आपको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य है जो अलग करता है ये बताना है। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका आंसर बताना है आपको, बेरिंग जलडमरू, कूक जलडमरू, बांस जलडमरू या डोबर जलडमरू मध्य किसके बीच अलग होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा क्या अलग किया जाता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को, ठीक है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो अलग होता है वो किसके द्वारा होता है, बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलने लगती है ये बताना है आपको। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको 3 सेकंड, 4 सेकंड हो गया, लास्ट सेकंड आपका बाकी है, ठीक है। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वायु दाब की कमी के कारण पेन जो है वो जब ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, वायु दाब जो होता है वो कम होता है, इसीलिए पेन से स्याही जो है वो निकलने लगता है। जैसे पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ पर जब ऊंचाई में जाते हैं तो खाना जो है वो लेट से पकता है, इसका कारण यही रहता है कि वायु दाब कम जाता है और पानी का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यह ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, तो क्यों होता है ये बताइए। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, तो क्यों आसान होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए,
अब आपका टाइम हुआ समाप्त। ठीक है, चलिए, तो इसका कारण है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री जल नमकीन होता है इसलिए। ठीक है, तो समुद्री जल जो होता है क्या होता है, नमकीन होता है, यानी खारापन होता है, उसमें लवण की मात्रा अधिक होता है। क्या पाया जाता है, तो NaCl पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है अधिक मात्रा में समुद्र के जल में। ठीक है ना, तो समुद्री जल होता है उसका जो नॉर्मल जल है यानी कि जो नदी का जल है उसके तुलना में क्या होता है, जो उसमें NaCl यानी लवण की मात्रा अधिक पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है तैरना। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा है प्रकाश की गति किस के बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक है ना, तो न्यूनतम जो होता है यानी प्रकाश की गति जो है वो किससे गुजरने पर न्यूनतम होगा ये बताना। ठीक है, चलिए, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका बताना है आंसर कि प्रकाश की गति किसके बीच इससे जब गुजरता है तो उसका जो स्पीड है वो न्यूनतम हो जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि जब कांच से गुजरता है तो प्रकाश की गति जो है वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो कांच से जब जैसे ही प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, उसकी गति न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो किसके पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग, ये बताना है। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो बताना है कि प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है, तो किसके कारण निर्धारित किया जाता है प्रकाश का रंग, ये बताइए। ठीक है, चलिए आपका टाइम हुआ समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग का था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू हो गया, आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है ये बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि आयतन घटता है। जब जल पिघलता है तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य उसका तापमान कितना होता है ये बताना। तो इसका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए, तो अब टाइम हुआ समाप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसे एक बार ध्यान कीजिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखते हैं तो उसमें सुरक्षित जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए, इसको बारे में बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए टाइम शुरू होता है अब आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताना है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में खाना जो है वो खाद्य पदार्थ कोई रखते हैं तो ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू होता है अब क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिकतम किस में होता है ये बताना है आपका, वायु, द्रव्य, धातु, निर्वात। तो किस में अधिक होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु में। ठीक है ना, धातु जैसे स्टील वगैरह होता है ना, तो इसमें सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है यानी कि उपकरण है वो कौन है ये बताइए। चलिए, टाइम शुरू हो चुका है। तो बताना है इसका आंसर आपको कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति यानी कि यंत्र कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी विद्युत मोटर। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भारत का परमाणु संयंत्र निम्न में से है तो कौन है ये बताना है। चलिए, इसका टाइम शुरू हो चुका है अब तो बताना है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है, प्रथम ये पूछ रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तारापुर। ठीक है ना, तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जिसका नाम क्या है, तारापुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था ये बताना। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था तो वो कौन थे ये बताना है। इसका टाइम शुरू अब हो चुका है। तो बताना गुरदयाल सिंह, ठीक है ना, प्रेम सहगल, कैप्टन मोहन सिंह, शाहनवाज, तो कौन थे ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, चलिए,
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे, जिन्होंने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आक्रमण के दौरान, ठीक है, भारत में आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान महमूद गजनी के साथ था, ये बताना। ठीक है, चलिए इसका टाइम शुरू हो गया है अब, तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, चलिए टाइम खत्म हो गया, चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, तो भारत में आक्रमण के दौरान जो विद्वान था वो महमूद गजनी के साथ था, वो कौन था? अलबरूनी था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है ये बताना। ठीक है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो कौन सी राज्य में है ये बताइए। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, तो कहाँ है गुरु शिखर पर्वत चोटी ये बताइए। तो आपका टाइम समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कौन सी पर्वत की है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कटैया जल विद्युत किस नदी पर अवस्थित है यानी स्थित है ये बताना है। कटैया जल विद्युत, ठीक है, किस नदी पर अवस्थित है ये बताना है। तो आपको टाइम हो गया है शुरू, टाइम 5 सेकंड मिल रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड ही टाइम मिलेंगे। ठीक है ना, तो बताइएगा क्यूज टाइप का भी लग रहा है तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी कोसी नदी पर। ठीक है ना, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक नदी भी बोलते हैं। बिहार का शोक किसे बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। और बहुत बार क्योंकि ये बहुत बार क्या बोलता है, अचानक से इसमें बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। चलिए तो कटाई जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, ये बताइए कि ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर 4 में से कौन होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। ठीक है, तो ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लिए कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 है, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है ये बताना। ठीक है, तो बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है ये बताइए। तो इसका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, दक्षिण भाग, कहाँ पर सबसे अधिक होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। ठीक है, चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी भाग में। ठीक है, तो बिहार में ग्रीष्मकाल में यानी कि गर्मी के मौसम में सर्वाधिक जो वर्षा होते हैं वो पूर्वी भाग में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, तो वो कहाँ पर किए थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, चलिए तो आपका टाइम समाप्त हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ? कन्नौज और प्रयाग में किए थे 2 धार्मिक सम्मेलन जो कि महत्वपूर्ण था। कौन किसके द्वारा किया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। ठीक है, चलिए बताइए 5 सेकंड में कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो विक्रम संवत कब स्थापना हुआ था यानी कब शुरू हुआ था ये बताना है। चलिए तो आपका टाइम समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था विक्रम संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये बताना है। चलिए तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का टाइम। तो बताना एहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख या आयरन अभिलेख, तो किससे मिलता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि ऐहोल अभिलेख से मिलता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी जानकारी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई थी ये बताना है। तो आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनाई गई ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं और जहांगीर। तो इसमें चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। आगरा में मोती मस्जिद जो कि इसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का गठन किया गया था, तो कब किया गया था ये बताना है। चलिए इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड।
ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल गया, तो 5 सेकंड आपका टाइम खत्म हो गया। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा जिनेवा में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका स्थापना कब किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 1995 में, ठीक है। तो WTO का स्थापना कब हुआ 1995 में। चलते हैं बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर सकती है ये बताना है। तो इसका आंसर देना है आपको, इसका टाइम शुरू होगा अब, ठीक है। चलिए, तो कौन सी फसल जो है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मटर है, आलू है, गाजर है, सूरजमुखी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मटर, ठीक है। तो कौन सी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करता है, तो मटर करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है अब। तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोरखपुर। कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है। चलिए, बढ़ते आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है बाबर का मकबरा, ठीक है ना, किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। चलिए, टाइम शुरू हो चुका है अब। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काबुल, लाहौर, सिकंदरा या दिल्ली में। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका टाइम समाप्त हुआ। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए काबुल में, ठीक है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था ये बताना है। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। आपको 5 सेकंड का टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, टाइम समाप्त हुआ फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय जो कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द शेर कथा, ठीक है ना, द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो द शेर कथा, ठीक है। चलिए, टाइम शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, द शेर कथा, ठीक है। द शेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन, सखा राम गणेश देउस्कर, ठीक है। सखा राम गणेश देउस्कर इनके राइट आंसर हो जाएगा। द शेर कथा नामक क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सुब्रतो कप संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए, ठीक है। तो सुब्रतो कप का संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम खत्म होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि फुटबॉल से, ठीक है। सुब्रतो का संबंध जो है किससे संबंध है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, उसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी परीक्षा में आता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है ये बताना है। चलिए, टाइम शुरू हो चुका है। ये बताइए कि निम्न में से कौन भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाग, ठीक है। नाग, जिसका नाम क्या एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है, नहीं दिया जाता ये बताना है। चलिए, इसका टाइम शुरू हो चुका है अब। तो बताइए निम्न में से जो कौन है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो चलिए, इसका टाइम समाप्त हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नहीं दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो बाकी भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन, अर्थशास्त्र, ये सभी के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी थे ये बताना है, ठीक है। चलिए, टाइम शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने ये बताना है, ठीक है। चलिए, इसका यदि आंसर आप लोग को याद है तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मजा आएगा। अच्छे प्लेयर हैं जो कि सबके फेवरेट प्लेयर थे पहले, ठीक है ना। कौन है, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ बनाए थे, तो यह मुल्तान में बनाए थे। मुल्तान का सुल्तान किसके खिलाफ बनाए थे, पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद है क्योंकि कमेंट्री सुने थे, ठीक है ना। चलिए,
तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मजा आया, ठीक है ना, क्रिकेट से संबंधित। तो वीरेंद्र सहवाग जो कि पहले प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए क्या बनाए, 13 शतक बनाए, तो पहले भारतीय हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। चलिए तो इसका टाइम शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, तो बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आज की डेट रहेगा, ठीक है ना, आज ही है विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण के लिए अपन लोग कम से कम एक पौधा लगाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है, पौधा लगाइए और अपने पृथ्वी को क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पौधा जरूर लगाना है और उसकी सेवा भी करना है, क्योंकि पौधा लगाने के बाद उसमें पानी भी डालना रहता है, ठीक है, तभी वो केयर करना पड़ेगा उसे कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर वो अपने खुद जब बरसात के मौसम आएगा तो खुद ही वो लग जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम एक पौधे लगाइएगा और फोटो जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, ये बताइए कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, टाइम समाप्त हो गया तभी तो आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1992 ईस्वी में, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुआ कब हुआ, 1992 ईस्वी में हुआ, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था ये बताना, ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो बताइए कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था ये बताना, ठीक है, हुआ था तो कहाँ किया गया था ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली में हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है ना। तो प्रथम जो एशियाई खेल हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा राज्य जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है ये बताना है। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि कौन सा राज्य जो है वो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान, ठीक है। तो जिप्सम में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य कौन है, राजस्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है ये बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन है, ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है। चलिए टाइम समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे ये बताना है, ठीक है। तो किसने मानते थे, किसके द्वारा माना गया, ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो बताना है कि किसने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानना है क्या कि लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में मानते थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है ये बताना। तो बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है ये बताना, ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो आप बताइए कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 3, 4, 2 या 5, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 4, ठीक है। तो बिहार राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, तो 4 में बांटा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार के किस जिले में, ठीक है ना, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, अब तो बताइए, ठीक है। तो बिहार के कौन से जिले में नकटी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, ठीक है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जमुई में, ठीक है ना। तो जमुई जिला में नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जो कि बिहार राज्य में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि कौन सा सदन है जिसमें अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जिसे क्या बोलते हैं, लोअर सदन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यानी कि निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO+ नाइट्रोजन गैस
मिश्रण क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस के जो मिश्रण उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो आपका टाइम हो रहा है समाप्त, लास्ट टाइम खत्म, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं उसे, ठीक, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं किसे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के जो मिश्रण होते हैं उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है, यानी कि कितने की स्पीड से कोई वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए कि वह पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति मिनट भी नहीं, किलो घंटा भी नहीं, प्रति सेकंड, यानी कितना के स्पीड से यदि कोई वस्तु को पृथ्वी पर से फेंक दिया जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान है वो कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है ये बताइए। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका कार्य होता है, तो हीमोग्लोबिन का होता है जो हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, सबसे हल्की, ठीक है, धातु कौन सी है ये बताना है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है ये बताइए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, तो बताना है, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम या लिथियम, तो कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिथियम, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु जो होता है वो कौन होता है, लिथियम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो बताइए कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। चलिए, आपका टाइम हुआ समाप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट, ठीक है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण होता है जल में अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो आपका ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर, ठीक है। तो बताइए 50 क्वेश्चन अब तक कितने सही हो चुके हैं। यदि नहीं तो कोशिश कीजिए कि आगे 51 से 100 तक और सही हो, ठीक है। चलिए, तो आपका टारगेट जो है वो होना चाहिए कितना, कम से कम अपन टारगेट रखेंगे कम से कम मार्क्स जो है वो 70 प्लस हो, 70 नंबर के आसपास हो, तो आपका रिजल्ट है पक्का, ठीक है ना। तो रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस करना भी जरूरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस रहता है, टाइम रहता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में होता है कि थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन गलत होते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसलिए आंसर देना पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसे यदि मांगे तो लगेगा कि क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिस से यही फायदा होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रेशर झेलने की क्षमता भी बढ़ता है इसमें। बस चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 से बढ़ते हैं फिर से, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है ये बताना है। तो चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताना है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि भिखारी ठाकुर को बोलते हैं। क्या किनको बोलते हैं, तो भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं किन्हें, भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, उत्तरी पश्चिमी, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिमी भारत में, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो क्या कारण है ये बताइए। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। अब बताना है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा जो होता है उसका कारण क्या है ये बताइए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, शीतकालीन यानी कि जब ठंडी वाली जो मौसम रहता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो जो ठंडी के मौसम में जब वर्षा होता है भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, तो क्यों होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृति पाई जाती है ये बताना है। चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृति पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, अरे टाइमिंग ही रुक गया थोड़ा सिस्टम लगता है कर रहा है ना। चलिए, हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृति पाई जाती है, तो हिमालय क्षेत्र में यह पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताना है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे वो कौन थे ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिलभद्र याजी, ठीक है, कौन थे, शिलभद्र याजी जी, जो कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या थे, नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने
सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा यह नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेतिया में। कहाँ हुआ था शुरू? तो बेतिया में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 बढ़ते हैं। 57 है, काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था? ठीक है, क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, ये बताना। चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जी जो कि काकोरी कांड के एकमात्र क्रांतिकारी नेता थे जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकले थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था ये बताना है। चलिए, तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि मुसलमानों के लिए पृथक यानी कि अलग से राष्ट्र का विचार जो दिया वो किसने दिया था वो बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही यह बताया गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी अलग देश होना चाहिए। इसका विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण में इसकी सहायता करें। यह घोषणा किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था ये बताना। ठीक है, चलिए, इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए, ठीक है ना, रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण में इसकी सहायता करें। यह घोषणा किसकी थी ये बताना। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह इच्छा थी, यानी कि उनके द्वारा यह घोषणा किया गया था। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे ये बताना। ठीक है, तो किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। ठीक है, चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपको बताना। ठीक है ना, चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह किया गया था। ठीक है ना, तो किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया ये बताना। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर बताना है। आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो बताइए कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किन के द्वारा दीक्षित किया गया? तो उपगुप्त के द्वारा दीक्षित किया गया। किसको? अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है ये बताना। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बक्सर। ठीक है, तो बक्सर जिले में कर्मनाशा नदी है जो बिहार के किस में मिल जाती है? तो गंगा नदी में यह मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं ये बताना। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया गया, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? तो पंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, पंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रेरी जो कि उत्तरी अमेरिका का नाम है, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उसे प्रेरी कहते हैं। स्टेपी जो कि एशिया में, और बेल्ट जो है, बेल्ट कहाँ पर होता है? तो बेल्ट जो होता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाना जाता है। ठीक है, डाउन्स नहीं, बेल्ट जो होता है वो अफ्रीका महाद्वीप में होता है। ठीक है ना, बेल्ट जो होता है कहाँ होता है? अफ्रीका महाद्वीप में। डाउन्स जो होता है, डाउन्स, ठीक है ना, डाउन्स जो होता है ये नाम आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, घास के मैदान है, इनके नेम है ये सभी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, भारत में तिलहन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ये बताइए। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है,
टाइम खत्म हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रदेश कहते हैं, यानी कि सोया प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन होता है। और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना है। तो अफवाह की क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, टाइम शुरू हो चुका है। अब बताइए कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो आपका टाइम हुआ समाप्त। तो इसका टाइम हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। ठीक है, तो अमेजन नदी जो कि अफवाह के क्षेत्र से यानी कि चौड़ाई की दृष्टि से भी बोले तो यह सबसे अधिक है, और अफवाह के क्षेत्र से भी बोले तो यह सबसे बड़ी नदी है जो कि विश्व में है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी में बोला जाए तो सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी बोले तो सिर्फ नील नदी हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई नदी बोले कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी। या अफवाह के क्षेत्र से बोले कि कौन सी नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी है अफवाह के क्षेत्र से, ठीक है ना, तो ये अमेजन नदी ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसे। और लंबाई में बोले तो नील के बाद दूसरा नंबर अमेजन का आता है इसे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की, पालघाट दर्रा केरल राज्य को जोड़ती है। केरल पालघाट दर्रा जो है वो केरल राज्य को और किसके साथ जोड़ती है, ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि पालघाट दर्रा कौन सी दो स्टेट को जोड़ता है, जिसमें एक तो केरल है और दूसरा कौन है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, तो पालघाट दर्रा जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बिहार के कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है, ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि बिहार का कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये बताइए। ठीक है, चलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, रोहतास जिला जो कि सर्वाधिक क्या होता है, नहर द्वारा सिंचित जिला है कौन, बिहार राज्य का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रपति पद की रिक्त को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है, ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि राष्ट्रपति की जो पद है वो रिक्त को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है, यानी जरूरी होता है, ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 माह। तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वो जो रिक्त रहता है उसे 6 माह के अंदर अंदर भर लेना जरूरी होता है, यानी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, जिन्होंने इस दल के, ठीक है ना, टिकट पर चुनाव लड़ा था, यानी कि कौन से दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है ना, तो दादा भाई नौरोजी जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय थे। तो कौन सी दल से यानी कौन सी पार्टी से वह चुनाव लड़े थे, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदारवादी दल से थे। कौन सी दल से थे? उदारवादी दल से थे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार एवं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, ये बताना। तो बिहार और यूपी राज्यों की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना उसका नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि दोनों राज्यों के लिए अति उपयोगी है। ठीक है, ये बताना कौन कौन सी राज्य, बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश दोनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी परियोजना। ठीक है, तो गंडक नदी परियोजना जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका टाइम शुरू हो चुका है। तो बताइए कि बिहार में व्यक्तिगत जो सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, जो कि बिहार के थे। ठीक है ना, चलिए बिहार में जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे वो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे, ये बताना है। तो मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे, इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई दर्पण पत्र के संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन थे? बाल शास्त्री। कौन थे? बाल शास्त्री जी थे। ठीक है ना, जो कि मुंबई दर्पण पत्र के संपादक थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे, ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, ये बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, टाइम खत्म हो जाए, टाइम खत्म होता है तो हम बताएंगे। ठीक है, उसके पहले तो मैं नहीं बता पाता। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ थे? तो बारदोली में थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को
मुगल का स्वर्ण युग कहा था ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि एल श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है, एल श्रीवास्तव। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था कि शाहजहां के जो शासनकाल है उसको मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम शुरू हो गया, बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका टाइम तो खत्म हो जाए तब तो हम बता पाएंगे। ठीक है ना, चलिए टाइम खत्म हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग। ठीक है ना, तो महानगरों को जोड़ने वाला जो रेल मार्ग का योजना उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना, ऑप्शन रेल मार्ग नहीं है, राजमार्ग है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका गलत आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है ना, वही रेल मार्ग कहाँ से दिमाग में आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू हो गया। बताइए कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है वो कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एकमात्र राज्य है जो कि केसर उत्पादन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना। तो बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि श्री नारायण प्रसाद। कौन थे? श्री नारायण प्रसाद जी थे जो कि बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि भागीरथी नदी। टिहरी परियोजना कहाँ है? तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, भागीरथी नदी पर यह स्थित है। कौन? टिहरी पनबिजली कम्प्लेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस सागर में औसत लवणता सर्वाधिक है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका टाइम शुरू हो चुका है। तो बताइए कि किस सागर में औसत लवणता जो है वो क्या सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 का क्या? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि मृत सागर की जो औसत लवणता है वो क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जगत नारायण लाल। ठीक है ना, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन कौन सी? पहले टाइम खत्म हो चुका है। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांकीपुर जेल में। ठीक है ना, तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए क्वेश्चन के लिए आंसर बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था ये बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर एवं पटना में। ठीक है ना, तो कहाँ हुआ था? 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांकीपुर एवं पटना में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की ओर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ ये बताना है। चलिए तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। बताइए कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो प्रयोग है वो पहले कहाँ हुआ था ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत में। ठीक है ना, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो हुआ था सबसे पहले वो भारत में हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है ये बताना है। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। बताना है कहाँ स्थित है? शिमला में, राजमुंद्री में, पुणे में या नागपुर में। तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पुणे में। ठीक है ना, तो भारतीय मौसम वेधशाला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पुणे में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो राजमुंद्री में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 85 है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था ये बताना। तो मगर मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो इसका राइट आंसर बताइए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, तब तक पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अगले में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत रत्न इनको मिला था कब, 1980 में मिला था, ठीक है ना। तो अब पहले मिला था इनको नोबेल पुरस्कार जो कि 1979 में, और उसके अगले साल क्या मिला था, भारत रत्न भी इनको दिया गया था 1980 में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 86, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। जो फेंक कर कोई हथियार चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं ये बताना है, तो ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसे क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, बताना है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सा से हो गया सरस्वती और सा से हो गया साहित्य, तो दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निशाचर का पर्यायवाची शब्द है कौन है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि निशाचर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजनीचर, ठीक है ना। निशाचर का पर्यायवाची शब्द क्या है, रजनीचर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए ट्रेन आ चुका है, ठीक है। चलिए मालगाड़ी जा रहा है, तो बगल में स्टेशन है तो कभी कभी आ जाते हैं आवाज, ठीक है। चलिए तो इसका टाइम शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, बताना है कि कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यानी कि कनक, ठीक है। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द को क्या है, कनक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है शशिधर, ठीक है ना। शशिधर का सही अर्थ क्या है ये बताना। चलिए तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि शशिधर का जो सही अर्थ है वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ये बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि शशिधर का जो सही अर्थ है वो है महादेव, क्या है, महादेव है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है, अंतःकरण में कौन सी संधि है ये बताइए। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि अंतःकरण में कौन सी संधि है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो अंतःकरण में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। तो अंतः लिखा ना, विसर्ग दिया हुआ था लास्ट में, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि हो गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, व्हेल, ठीक है ना। हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी है ये बताना, ठीक है ना। व्हेल हो जाएगा ये। व्हेल जो है वो निम्न वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी में आता है ये बताना। तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि व्हेल कौन सी वर्ग में आता है, मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप या उभयचर, तो किस में आता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्तनपायी, ठीक है। तो स्तनपायी में के अंतर्गत आता है व्हेल, जो कि स्तनपायी जो वर्ग है ना इसके अंतर्गत आने वाला प्राणी है, ठीक है। और नीली व्हेल जो कि विश्व का सबसे बड़ा जंतु, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंतु है वो किसे माना जाता है, तो नीली व्हेल को ही माना जाता है, ठीक है ना। चलिए इससे बड़ा जंतु अभी तक नहीं है पृथ्वी पर अभी के टाइम में, ठीक है ना। चलिए तो ये आता है स्तनपायी के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उस उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू होगा, तो आप बताइए कि उड़ने वाला जो स्तनपायी है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या चमगादड़, तो कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़, ठीक है। तो चमगादड़ जो है वो क्या है, उड़ने वाला स्तनपायी जंतु है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो कौन है ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कि सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन दोनों कर सकता है, ठीक है ना। उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दूसरे पर कोई मतलब नहीं, स्वयं कर सकता है विकास भी और प्रजनन भी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा जीव है जो स्वयं को विकास और प्रजनन दोनों करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 फ्रेंड्स। 95 है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं, किस उपभोक्ता में आएंगे ये बताना है। चलिए तो इसका टाइम शुरू हो चुका है। तो जब हम भेड़ या बकरी का मांस खाते हैं तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, कौन सी उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या ननोपदेश, तो क्या कौन से उपभोक्ता होंगे ये बताना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 95 जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो प्रथम हो गया क्या? प्रथम में होता है जैसे घास फूस वगैरह होता है ना, घास वगैरह होता है तो प्रथम श्रेणी में आता है। सेकंड में जो घास को खाने वाला प्राणी है वो सेकंड में आता है, और जो सेकंड को भी खाता है वो थर्ड में आता है। जैसे कि हो गया आपका बकरी हो गया, ठीक है ना, तो बकरी हो गया या भेड़ हो गया, ठीक है ना, या फिर भैंस हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपको घास को खाते हैं। ठीक है ना, तो घास फूस खाते हैं, तो घास खाने वाले प्राथमिक श्रेणी घास हो गया, द्वितीय श्रेणी में बकरी भेड़ भैंस हो गया, और तृतीय श्रेणी जो सेकंड वाले को खाता है, जैसे हो गया आपका क्या, जैसे व्यक्ति जो मांस खाते हैं तो मांसाहारी व्यक्ति हो गए, ठीक है ना, या फिर आपको शेर हो गया, ठीक है ना, शेर हो गया, आपको बाघ देखने को मिलता है, ये सभी किस में आते हैं? तो तृतीय श्रेणी में आते हैं लोग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रथम श्रेणी हो गया, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी हो गया, टोटल 3 श्रेणी। ठीक है ना, उपभोक्ता। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस क्षेत्र में आता है, कौन सी श्रेणी में आता है, ये बताना है। तो इसका टाइम शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। बताइए कि डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं, तो किस श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं डॉल्फिन को, ये बताना है। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्तनी। ठीक है ना। तो डॉल्फिन किस वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? तो जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मरती है, ये बताना है। चलिए, आपका टाइम शुरू हुआ। तो बताइए कि जल से जब बाहर मछली को निकालते हैं तो वो क्यों मर जाती है, तो इसका कारण क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाते हैं। जैसे ही बाहर निकाल लेते हैं तो मछली जो है वो श्वास नहीं ले पाता, इसलिए वह मर जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्यों? 98 है, मकड़ी कीट से भिन्न है, यानी कि मकड़ी जो है वो कीट के श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि उससे अलग है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में क्या पाया जाता है जिससे वह कीट से भिन्न होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मकड़ी में ऐसा कौन सा गुण है जो वह कीट के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें 8 टांगे होते हैं इसलिए। ठीक है। तो इसमें जो पैरों की संख्या होते हैं मकड़ी को कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि 8 पैर होते हैं मकड़ी के, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 99, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, ये बताना है। तो अपनी त्वचा से सांस लेने वाला जो जीव है वो कौन है, ये बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड का। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा, तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये बताना। ठीक है। तो कौन सा जो जीव है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेढक। ठीक है। तो मेढक किस में आता है? उभयचर में आता है। उभयचर प्राणी में आता है कौन? मेढक आता है, क्योंकि यह जल में और जमीन में दोनों में रह पाता है, इसलिए यह उभयचर में आता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और मेढक जब किसी से सांस लेता है तो इसे त्वचा से सांस लेता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज की क्लास के फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइएगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी के में आता है, ये बताना है। तो निम्न में से कौन सा जो युग में, यानी कि 2 दिया गया है जंतु का नाम जो कि ठंडे रक्त यानी ब्लड वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। चलिए, तो आपका टाइम शुरू होता है। बताइए कि कौन से 2 जानवर हैं जो ठंडे रक्त वाले समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि मेढक। ठीक है ना, मेढक ये गलत है इसलिए लिखा गया। ठीक है ना, मेढक हो गया और दूसरा हो गया आपका सर्प। ठीक है ना, मेढक और सर्प दोनों किस में आते हैं? तो ये दोनों ठंडे रक्त वाले जानवर की श्रेणी में आते हैं, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए, तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास। बताइएगा क्लास कैसा लगा। क्लास यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। और आज के बताइए क्वेश्चन में आज टाइमिंग सेट किए थे तो कैसा लगा, यदि ऐसा ठीक है तो फिर इसी तरह से इसे रेगुलर रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।